मेरा नीट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करते हैं। आज हम मानव शरीर की एक सबसे बुनियादी और सच कहूं तो सबसे अविश्वसनीय प्रक्रिया की गहराई में उतर रहे हैं, मानव प्रजनन। हमारे पास जो सामग्री है वो एक तरह से बायोलॉजी टेक्स्ट बुक के पन्नों जैसी है। इसमें डायग्राम्स हैं, टेक्निकल डिटेल्स हैं। तो हमारा मकसद है इस जटिल जानकारी को एक दिलचस्प कहानी में बदलना, इसके सबसे हैरत अंगेज पहलुओं को सामने लाना। बिल्कुल। हम मासिक धर्म चक्र से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि कैसे एक कोशिका जीवन की शुरुआत करती है और अंत में जन्म की प्रक्रिया तक पहुंचेंगे। तो चलिए इस अद्भुत सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये सिर्फ एक मासिक घटना नहीं है, ये तो एक बेहद सटीक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसे शरीर हर महीने बजाता है। हाँ, और इसकी शुरुआत को मेनार्के और इसके स्थायी रूप से रुक जाने को मेनोपॉज कहते हैं। सोर्सेस के मुताबिक इसके 4 मुख्य चरण हैं। और इन चारों चरणों को हार्मोन्स का एक रिले रेस कह सकते हैं ना? बिल्कुल सही शब्द है, रिले रेस। हर हार्मोन अपनी दौड़ पूरी करके अगली धावक को बैटन थमाता है और ये रेस दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्रंथि और अंडाशय के बीच होती है। और ये 4 चरण कौन कौन से हैं? ये है मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिक्यूलर फेज, उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज और आखिर में लूटियल फेज। हमारे सोर्सेज में एक डायग्राम भी है जो इन धावकों मतलब हार्मोन्स को दिखाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से 2 मुख्य खिलाड़ी आते हैं, एक है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और अंडाशय की टीम से आते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये रेस शुरू कैसे होती है? पहला चरण क्या है? देखिए, रेस की शुरुआत होती है मेंस्ट्रुअल फेज से। ये पहले दिन से लेकर लगभग 5वें दिन तक चलता है। ये वो समय है जब रक्तस्राव या मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। और ये होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले महीने की रेस का कोई नतीजा नहीं निकला, मतलब अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ। अच्छा। तो नतीजतन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है, और इन हार्मोन्स का सपोर्ट हटते ही गर्भाशय की वो मोटी और पोषक परत एंडोमेट्रियम वो टूटकर झड़ने लगती है। इसी से ब्लीडिंग होती है। तो ये एक तरह का रीसेट बटन है। अगर गर्भावस्था शुरू नहीं हुई तो शरीर कहता है चलो अगले महीने के लिए फिर से तैयारी करते हैं। बिल्कुल। इसके बाद आता है फॉलिक्यूलर फेज। ओके। जैसे ही ब्लीडिंग बंद होती है, फॉलिक्यूलर फेज शुरू हो जाता है। अब पिट्यूटरी ग्रंथि से पहला धावक FSH दौड़ना शुरू करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसा इसका नाम है। हाँ, तो ये अंडाशय के अंदर कुछ छोटे छोटे फॉलिकल्स को बढ़ने के लिए उकसाता है। इनमें से एक फॉलिकल रेस जीत जाता है और एक परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाता है, और इसी के अंदर अंडा तैयार हो रहा होता है। तो ये फॉलिकल सिर्फ अंडा बनाने पर ध्यान दे रहे हैं या इनका कोई और भी काम है इस चरण में? बहुत अच्छा सवाल है। ये बढ़ते हुए फॉलिकल सिर्फ अंडा ही नहीं बना रहे, वो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन भी बना रहे हैं। तो एक तरह से FSH ने एस्ट्रोजन को बैटन थमा दिया है। अच्छा। अब ये बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन 2 बहुत जरूरी काम करता है। पहला, ये गर्भाशय की टूटी हुई एंडोमेट्रियम परत को फिर से मोटा और मजबूत बनाना शुरू कर देता है तैयारी के लिए। हाँ, और दूसरा, जब एस्ट्रोजन का लेवल अपने पीक पर पहुंचता है तो ये दिमाग को एक जोरदार सिग्नल भेजता है, और यहीं से रेस का सबसे अहम पल आता है। मतलब पूरा महीना शरीर जो तैयारी कर रहा है वो सब कुछ इसी एक दिन के लिए है। लगभग 14वां दिन। बिल्कुल। ये ओव्यूलेटरी फेज है। एस्ट्रोजन के इस मजबूत सिग्नल से पिट्यूटरी ग्रंथि अपना सबसे शक्तिशाली धावक LH भेजती है। LH का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसे LH सर्ज कहते हैं। LH सर्ज, ओके। LH का यही जबरदस्त फाइनल स्प्रिंट उस परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल को फोड़ता है और अंडा अंडाशय से बाहर निकल आता है। इसी घटना को ओव्यूलेशन कहते हैं। कमाल है। और एक बार जब अंडा बाहर आ गया तो फिर ल्यूटियल फेज शुरू होता है। उस फटे हुए फॉलिकल का क्या होता है? ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा एक अस्थायी ग्रंथि में बदल जाता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम? हाँ, इसका मुख्य काम है बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाना। प्रोजेस्टेरॉन का काम है गर्भावस्था को सहारा देना। वो एंडोमेट्रियम को और भी ज्यादा पोषक बनाता है, ताकि अगर अंडा फर्टिलाइज हो जाए तो भ्रूण आकर वहां आसानी से चिपक सके। और अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे खत्म हो जाता है।
उसके खत्म होते ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तेजी से गिर जाता है। और फिर से वही कहानी। हाँ, और जैसा हमने शुरू में बात की थी, प्रोजेस्टेरॉन का गिरना ही एंडोमेट्रियम के टूटने का सिग्नल है और फिर से रक्तस्राव शुरू हो जाता है। एक नया चक्र, एक नई रेस। सोर्सेज में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS का भी जिक्र है। वो इस सटीक रिले रेस को कैसे बिगाड़ देता है? देखिए, PCOS एक हार्मोनल गड़बड़ी है। इसमें अंडाशय पर कई छोटे अधूरे फॉलिकल्स बन तो जाते हैं, लेकिन वो ठीक से परिपक्व होकर अंडा रिलीज नहीं कर पाते। मतलब ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में बाधा आ जाती है। सही। इससे हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है, साइकिल अनियमित हो जाते हैं और गर्भधारण में भी समस्या आ सकती है। और अंत में एक बहुत जरूरी बात, मासिक धर्म की स्वच्छता का महत्व भी बताया गया है। हाँ, जैसे साफ सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करना और उन्हें हर 4-5 घंटे में बदलना। ये इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत जरूरी है। तो शरीर ने इतनी मेहनत करके हार्मोन्स का इतना सटीक तालमेल बिठाकर एक अंडा तैयार किया। अब सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि अगले कुछ घंटों में क्या होता है। बिल्कुल। तो चलिए अब उस जादुई पल को समझते हैं जब एक शुक्राणु इस अंडे से मिलता है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन आमतौर पर फेलोपियन ट्यूब के खास हिस्से एम्प्यूलरी रीजन में होता है। ओके। सहवास के बाद लाखों शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक का सफर तय करते हैं। ये किसी मैराथन से कम नहीं है। लाखों शुरू करते हैं, लेकिन अंडे तक तो बस कुछ 100 या 1000 ही पहुंच पाते हैं। सही। सोर्सेज में एक डायग्राम है जिसमें एक अंडा कई शुक्राणुओं से घिरा हुआ है। अंडे को एक किले की तरह समझिए जिसके चारों तरफ कई सुरक्षा परतें हैं। हाँ, जैसे ज़ोना पेलुसिडा। और हर शुक्राणु के सिर पर एक तरह का एंजाइम हेलमेट होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। अच्छा। इसी हेलमेट में मौजूद एंजाइम्स की मदद से शुक्राणु किले के इन दीवारों को भेदने की कोशिश करता है। एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही एक शुक्राणु किले के अंदर दाखिल होता है, किले के दरवाजे बाकी सबके लिए बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। इसे पॉलीस्पर्मी को रोकना कहते हैं। जैसे ही पहला शुक्राणु अंडे की झिल्ली को छूता है, अंडे में ऐसे रासायनिक बदलाव होते हैं जो ज़ोना पेल्यूसिडा परत को बाकी शुक्राणुओं के लिए अभेद्य बना देते हैं, ताकि सिर्फ एक ही शुक्राणु अंदर जा सके। एग्जैक्टली। अब शुक्राणु और अंडे के केंद्रक के मिलने से एक अकेली कोशिका बनती है जिसे जाइगोट कहते हैं। जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। और इसी पल में बच्चे का लिंग यानी सेक्स भी तय हो जाता है। हाँ, और ये पूरी तरह से शुक्राणु पर निर्भर करता है। महिला के अंडे में हमेशा X क्रोमोसोम होता है। हमेशा X? हाँ, शुक्राणु में X या Y क्रोमोसोम हो सकता है। अगर Y क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडे से मिलता है तो जाइगोट XY होगा, यानी लड़का। और अगर X क्रोमोसोम वाला शुक्राणु मिलता है तो जाइगोट XX होगा, मतलब लड़की। तो जाइगोट बन गया एक कोशिका। अब ये एक कोशिका क्या करती है? जाइगोट बनने के तुरंत बाद उसमें तेजी से विभाजन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज? हाँ, जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर यात्रा करते हुए लगातार विभाजित होता रहता है। 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8, फिर 16। इन कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं। और 8 से 16 कोशिकाओं वाली गेंद जैसी अवस्था को मोरूला कहते हैं। मुरूला। और फिर आता है आरोपण यानी इम्प्लांटेशन। हाँ, मोरूला आगे विभाजित होकर एक खोखली गेंद जैसी संरचना में बदल जाता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट? इसमें एक बाहरी परत होती है ट्रोफोब्लास्ट और अंदर कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे इनर सेल मास कहते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में पहुंचकर उसकी तैयार की गई दीवार एंडोमेट्रियम में धंस जाता है और इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। हाँ, और यहीं से आधिकारिक तौर पर गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। सोर्सेज में जुड़वां बच्चों का भी उल्लेख है। वे कैसे बनते हैं? देखिए, जुड़वां बच्चे 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल जुड़वां, एक जैसे दिखने वाले। हाँ, ये तब बनते हैं जब एक ही जाइगोट विभाजन के दौरान 2 हिस्सों में बंट जाता है। ये दोनों आनुवंशिक रूप से एक जैसे होते हैं, उनका लिंग एक ही होता है। और दूसरे होते हैं डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्नल जुड़वां। ये तब बनते हैं जब अंडाशय से 2 अलग-अलग अंडे निकलते हैं और दोनों अलग-अलग शुक्राणुओं से फर्टिलाइज हो जाते हैं। ये सगे भाई बहनों जितने ही समान होते हैं। अच्छा, तो इम्प्लांटेशन हो गया।
अब भ्रूण का विकास कैसे होता है और यहाँ प्लेसेंटा की क्या भूमिका है, इसका जिक्र तो बहुत होता है। इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट की जो भारी परत थी ना, ट्रोफोब्लास्ट, हाँ, उस पर उंगली जैसी संरचनाएं बनती हैं जिन्हें कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये विलाएं और गर्भाशय के ऊतक आपस में जुड़कर एक अंग बनाते हैं जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ओके। प्लेसेंटा माँ और विकसित हो रहे भ्रूण के बीच एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। ये गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए भ्रूण से जुड़ा होता है। तो ये एक तरह का इंटरफेस है, माँ और बच्चे के बीच का पुल। ये पुल से कहीं ज्यादा है। हाँ। प्लेसेंटा माँ के खून से ऑक्सीजन और पोषक तत्व लेकर भ्रूण तक पहुंचाता है और बच्चे से वेस्ट प्रोडक्ट्स वापस लेता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ निकालकर माँ के खून में डाल देता है। पर यह सिर्फ एक फिल्टर नहीं है, ये खुद एक हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्री भी है। अच्छा, तो ये हार्मोन्स भी बनाता है? हाँ, बहुत जरूरी हार्मोन्स। प्लेसेंटा HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन बनाता है। यही वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी टेस्ट में पता चलता है। ओके। इसके अलावा ये HPL, एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजेंस भी बनाता है। ये सभी हार्मोन्स गर्भावस्था को बनाए रखने और भ्रूण के विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। तो ये सब तो हुआ सपोर्ट सिस्टम। खुद भ्रूण के अंदर क्या चल रहा होता है? विकास के मुख्य पड़ाव क्या हैं? इम्प्लांटेशन के बाद जो आंतरिक कोशिका समूह था वो 3 प्राथमिक परतों में बंट जाता है: एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 परतें? हाँ, ये 3 परतें ही नींव हैं। शरीर के सभी अंग और ऊतक इन्हीं 3 परतों से बनते हैं। जैसे एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम और त्वचा बनती है, मेसोडर्म से मांसपेशियां, हड्डियां और एंडोडर्म से पाचन तंत्र और फेफड़े बनते हैं। और विकास की जो समय सीमा सोर्सेज में दी है वो तो कमाल की है। वाकई हैरत अंगेज है। सिर्फ 1 महीने के बाद भ्रूण का दिल बन जाता है और धड़कना शुरू कर देता है। ऐसे 1 महीने में? हाँ, दूसरे महीने के अंत तक मतलब 8 सप्ताह तक हाथ, पैर और उंगलियां बन जाती हैं। 12 सप्ताह यानी पहले ट्राइमेस्टर के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग प्रणालियां बन चुकी होती हैं। वाह। 5वें महीने के आसपास भ्रूण की पहली हलचल महसूस होती है और सिर पर बाल आ जाते हैं। और 9 महीने के अंत तक भ्रूण पूरी तरह से विकसित होकर जन्म के लिए तैयार हो जाता है। तो गर्भावस्था के अंत में प्रसव या बच्चे के जन्म की प्रक्रिया आती है। जी, इसकी शुरुआत कैसे होती है? इससे क्या ट्रिगर करता है? ये एक बहुत ही होशियार न्यूरो एंडोक्राइन तंत्र है। जब भ्रूण पूरी तरह विकसित हो जाता है तो वो और प्लेसेंटा दोनों मिलकर कुछ सिग्नल भेजते हैं। ओके। ये सिग्नल माँ के गर्भाशय में हल्के संकुचन मतलब माइल्ड कंट्रैक्शंस पैदा करते हैं। इसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। और ये रिफ्लेक्स एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। बिल्कुल, यही रिफ्लेक्स माँ की पिट्यूटरी ग्रंथि को ऑक्सीटोसिन हार्मोन छोड़ने का संकेत देता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों पर काम करता है और संकुचन को और तेज और मजबूत बनाता है। कमाल है, मतलब शरीर खुद ही खुद को निर्देश देता है कि और जोर लगाओ। ये तो एक सेल्फ प्रोपेलिंग सिस्टम जैसा है। एकदम सही। मजबूत संकुचन से और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलता है जिससे संकुचन और भी मजबूत होते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक संकुचन इतने शक्तिशाली ना हो जाए कि बच्चे को जन्म नलिका से बाहर धकेल दिया जाए। इसी पूरी प्रक्रिया को प्रसव या पार्ट्यूरेशन कहते हैं। और जन्म के बाद दुग्ध स्रवण यानी लैक्टेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ, गर्भावस्था के दौरान ही हार्मोन्स स्तन ग्रंथियों को दूध उत्पादन के लिए तैयार कर देते हैं। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ये ग्रंथियां कुछ दिनों तक एक पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ पैदा करती हैं जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम, इसे पहला दूध कहा जाता है और सोर्सेज में इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा क्यों? कोलोस्ट्रम को अक्सर लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पोषक तत्व तो भरपूर होते ही हैं, साथ ही इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, खासकर IgA। एंटीबॉडीज? हाँ, ये एंटीबॉडीज नवजात शिशु को माँ से मिलती हैं और उसे बाहरी दुनिया के इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता देती हैं। एक तरह से ये बच्चे का पहला टीकाकरण है। तो एक कोशिका से शुरू होकर हार्मोन्स के एक जटिल नृत्य के माध्यम से 9 महीनों के अविश्वसनीय विकास के बाद एक पूरे इंसान का जन्म होता है। ये सच में एक असाधारण प्रक्रिया है। वाकई। और हर चरण मासिक धर्म चक्र के पहले दिन से लेकर बच्चे के जन्म के बाद पहले दूध तक
एक दूसरे से कितनी सटीकता से जुड़ा हुआ है। ये जैविक इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है। श्रोताओं के लिए एक विचार छुड़ जाते हैं। हमने बात की कि कैसे ब्लास्टोसिस्ट का आंतरिक कोशिका समूह यानी इनर सेल मास शरीर के सभी अंगों को बनाता है। उन कोशिकाओं में किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित होने की क्षमता होती है, जिन्हें हम स्टेम सेल कहते हैं। ये सोचना कितना अविश्वसनीय है कि जीवन के उस शुरुआती चरण में उन कुछ ही कोशिकाओं के भीतर एक संपूर्ण मानव बनने की क्षमता और उसका पूरा ब्लूप्रिंट छिपा होता है। अगर आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो प्लीज परानीट चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो।